नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार से बीजेपी को कितना फायदा होगा और नीतीश कुमार को बीजेपी से कितना फायदा मिलेगा? जो बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है, जो नई गठबंधन बनी है, पूरा विपक्ष को धराशायी करने के लिए जो नीतीश कुमार को बीजेपी ने बुलाई है, इसका कितना असर पड़ेगा? इसके ऊपर बात करने के लिए प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हैं, आज इनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, नीतीश कुमार को बीजेपी तो अपनी ओर ले आई है, लेकिन बीजेपी को कितना फायदा होगा नीतीश कुमार से? देखिए सौरभ जी, जी। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पर बात कर सकूं। देखिए, गठबंधन की राजनीति जब भी होती है, जहां भी होती है, उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि चुनावी राजनीति में और चुनावी जो दंगल है उसमें विजय प्राप्त किया जा सके। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, तो ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में जो मुख्य प्लेयर्स हैं, जो मुख्य दावेदार हैं, उसमें लंबे दौर से नीतीश कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण दावेदार रहे हैं। 2005 से कुछ दिनों को, 17-18 महीने को छोड़ दिया जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भी हैं। उससे पहले जो मंडल की राजनीति थी, उसके पहले जो समाजवादी एक आंदोलन चला बिहार में, उसके वो एक प्रोडक्ट भी हैं। तो ये तो माना ही जा सकता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े दावेदार हैं और बहुत बड़ी उनकी भूमिका बिहार की राजनीति में है। जी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से क्या लाभ होगा? तो इसका तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सा आंसर है कि बिल्कुल होगा। नहीं होता, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि लाभ होगा। अन्यथा जिस प्रकार से परिस्थितियां वहां बदली और जिस प्रकार से नीतीश कुमार पाला पलटने के लिए जाने जाते रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जी। नीतीश कुमार को अपने साथ लाती है, और जैसा ले आई और सरकार अब है, आप वहां जानते हैं, तो उसका तो लाभ है। कम से कम अपेक्षा तो है भारतीय जनता पार्टी को कि नीतीश कुमार से उनको लाभ होगा। और मुझे भी लगता है कि नीतीश कुमार के पास हालांकि उनका जो जनाधार है वो बिहार में घटता रहा है, लेकिन घटते घटते भी उनके पास एक क्रिटिकल प्रतिशत तो है। और मैं उसको मोटे तौर पर ये मानूंगा कि 10 से 12% का कम से कम उनके पास जनाधार अभी भी है। और वो इतना तो नहीं है कि अपने आप में वो कुछ कर पाएं, लेकिन हाँ, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से उसके साथ जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखेंगे, खास करके 2014-2019 में, तो दोनों चुनावों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मास बेस है और वोट बेस जो है वो बढ़ता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने आप में सबसे सशक्त शक्ति है। मुझे तो यही लगता है कि 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ा था। जी। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 20-22 सीट उस साल भी था। जी। 30 सीटें मेरे ख्याल से वो चुनाव लड़ी थी और 22 सीटें वो जीती थी बीजेपी जी। ने। उसी प्रकार से 2019 में भी आप देखेंगे तो 2019 में 17 सीट लड़ी और 17 की 17 जीती। 17 सीट मेरे ख्याल से जदयू भी लड़ी थी और उस समय गठबंधन था। जी। तो 17 में से जदयू एक सीट हार गई, जो कांग्रेस को गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सीट नहीं हारी। और मजे की बात यह भी है कि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टनर, सहयोगी पार्टी थी, जैसे 2019 में जदयू, तो जदयू की जो रिजल्ट है वो बेटर हुआ। या आप देखेंगे कि एक पार्टी जो दोनों बार उसके साथ थी और वो थी रामविलास जी की पार्टी। तो 2014 में भी 7 उम्मीदवार जो लड़ाए थे रामविलास जी की पार्टी में, तो 6 जीते थे। और उसी तरह से 6 लड़ाए गए थे 2019 में, 6 के 6 जीते। तो भारतीय जनता पार्टी एक वो शक्ति है बिहार में जिसके साथ जो उसके साथ आएगा उससे वो लाभान्वित होगा। यही सोच रही होगी नीतीश कुमार की भी। एक तो उनकी लोकप्रियता घट रही है और घटते 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 एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो अपना लाभ होगा ही, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी इसका लाभ हो सकता है कि हो। बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि जो बीजेपी का जो मेन कोर वोट है,
सवर्ण जाति का, और नीतीश कुमार का जो मेन कोर वोट है अति पिछड़ा से या उनके अपने जाति से कोई भी कुर्मी का ले लिया जाए, तो क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे को वोट दिलवाने की स्थिति में है? नीतीश कुमार को बीजेपी का वोट मिलेगा इस बार? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे सहमत हूं और थोड़ा असहमत भी हूं। जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में खास करके मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में भी उन्होंने एक कैंपेन किया है और एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने समरसता का अभियान किया है। तो इसलिए बिहार में ये तो तय है कि जो सवर्ण हैं वो भाजपा की तरफ हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नॉन यादव ओबीसी वोट है वो भी भाजपा के पास है, और भारतीय जनता पार्टी के पास दलित और महादलित इन दोनों में भी काफी पैठ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा सोशल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि सवर्ण हैं, जिसमें कि नॉन यादव ओबीसी हैं, और खास करके मांझी जी के साथ और चिराग पासवान जी के साथ होने से दलित और महादलित इन दोनों वर्गों में उनकी पैठ बढ़ी है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो जो ईबीसी वाला फैक्टर है, ईबीसी में भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी पैठ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी संरचना है और ऐसी समरसता के आधार पर जो उन्होंने काम किया है, उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना सोशल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिसमें कि यादवों को अगर छोड़ दें और मुसलमानों को अगर छोड़ दें, हालांकि मुसलमानों में भी कोशिश ये रहेगी कम से कम विकास के मामले पे और अन्य मतलब उनके एम्पावरमेंट के आधार पर, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। शाहनवाज जी हैं, लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि समाज का हर तबका उसको वोट दे, और खास करके 2024 का जो चुनाव होगा वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और विकास के एक मुख्य आकर्षण के रूप में, एक आकर्षण केंद्र के रूप में, और एक जिसको हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं उस रूप में इसको पेश किया जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सभी समाज के सभी वर्गों के साथ वोट आएगा। रह गया सवाल जहां तक जदयू का है, तो मुझे लगता है कि जदयू किस प्रकार से परफॉर्म करेगी उसके बारे में थोड़े प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं, और वो इसलिए क्योंकि क्रेडिबिलिटी का जहां तक सवाल होगा, उस क्रेडिबिलिटी के केस पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा देखना होगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार अपने पक्ष में लोगों को करते हैं। उनमें क्षमता है, वो कर सकते हैं, पर वो कितना कर पाएंगे, किस रूप से उनको जनता देखेगी, इसमें अभी मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है इस पर कमेंट करना। भाजपा के वोट से उनको लाभान्वित होने की आशंका तो है। ये जरूर है कि जो उनका वोटर है वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। नीतीश कुमार का वोट हमेशा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा। बीजेपी का वोट उनको मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है कि तुलनात्मक रूप से देखें कि ऐसी स्थिति जिसमें वो भाजपा के साथ नहीं होते, तो मुझे लगता है कि उनके पास कितनी एक आध सीट आती नहीं आती ये प्रश्न चिन्ह लगा रहता। लेकिन भाजपा के साथ आने से नीतीश कुमार को कुछ सीटें तो प्राप्त होंगी। कुछ ऐसे सीटें हैं, जैसे मुझे लगता है कि मुंगेर का सीट है, मुंगेर का सीट उनकी तरफ जाता हुआ मुझे नजर आता है। इस तरह से 4 5 6 ऐसे सीटें होंगी जो उनको मिल सकती हैं, ये ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हो सकता है चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री जाएंगे, और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है चुनाव में। तो जब प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी, गृह मंत्री की रैलियां होंगी, तो उससे फर्क तो पड़ेगा। ये बताइए कि चर्चा एक और है कि नीतीश कुमार को 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूज करके छोड़ देगी। क्या ये कुछ चल रहा है? यूज एंड थ्रो वाली स्थिति आ सकती है 24 के बाद? अब ये तो मुझे लगता है कि फ्रेज ही गलत है कि यूज एंड थ्रो की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये मुझे जरूर लगता है कि जो बिहार की राजनीति का जिस तरफ करवट बदलेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव में बहुत सफल अभियान कर चुकी होगी, जिसकी बहुत प्रबलता है, तो विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और हर एक दल की ये सोच होती है कि सरकार उसकी बने। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की भूमिका केंद्र में हो सकती है। एनडीए के एक गठबंधन के रूप में जो
उनकी एक भूमिका केंद्र में तो मैं देख रहा हूँ। बिहार में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अपने सोच से, अपने संगठन से और अपने विचारधारा के आधार पर और विकास का जो नारा है उसके आधार पर बिहार में सरकार बने। और वो कितना क्या होता है तो भविष्य में हम देखेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें उसका बहुमत हो और उसकी जीत हो। और ये भी जो नज़र आ रहा है बिहार में कि एनडीए में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए कि अभी लोजपा भी दो खेमे में बढ़ चुकी है, नीतीश कुमार पहले से हैं, बीजेपी भी है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन जी सभी लोग वहाँ पे। क्या सीट शेयरिंग में भी मामला फंस सकता है कुछ? देखिए, ओवर क्राउडेड कोलिशन तो गठबंधन तो है, ऐसा जी। लगता है। अब 2014 का चुनाव देखिए तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी सहयोगी पार्टनर थे वो तो हैं ही हैं इस बार। साथ में जदयू 2014 में नहीं थी, वो जदयू भी आ गई है। और जदयू एक ऐसे समय में भाजपा के साथ आई है जिसपे कि जदयू के 16 सिटिंग एमपीज हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में 30 सीटें वो खुद अपने दम पर लड़ी थी और देखा आपने कि 22 वो जीती भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तो सोच ये होनी चाहिए और होगी भी कि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बढ़ती लोकप्रियता है और ख़ास करके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या का भी एक लहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है। संगठन भी है भारतीय जनता पार्टी के पास, चुनाव की तैयारी भी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि बड़ा दिल दिखाएगी तो शायद अकोमोडेट तो पूरे लोगों को करने की कोशिश करेगी, परंतु जहाँ तक अन्य दलों का सवाल है, खास करके जो मांझी जी की पार्टी है, अब मांझी जी भी 2 सीटें मांग रहे हैं। अब 1 सीट उन्होंने अब जमुई पर भी अपना दावा ठोका है। उसी तरीके से हो सकता है कि लोजपा भी ये कहे कि भाई गया की सीट भी उनको चाहिए, क्योंकि अगर कास्ट कम्बिनेशन आप देखेंगे तो वहाँ जहाँ जमुई में भूइयाँ और जो दूसरी जाति है मांझी जी की, उनका मुसहर उनका थोड़ा उनकी प्रबलता है वहाँ। उसी तरीके से वहाँ गया में भी पासवान जाति की भी प्रबलता है या उनका थोड़ा वर्चस्व है। तो ये खींचतान अभी चलेगा और ये खास करके इसलिए चलेगा क्योंकि प्रत्येक दल जो एनडीए का गठबंधन है वो चाहेगा कि वो मैक्सिमाइज करे, क्योंकि उनको जीतने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से उनके जीतने की संभावना बढ़ती है। जो मिलेगा उसमें सब हाँ कर सकते हैं। तो एक तरफ तो बार्गेनिंग की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उनको मिले। परंतु ओवरऑल तो सीटें 40 ही हैं। उन 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच होगी, उनका एक अपना महत्व है और उनका एक अपना वर्चस्व है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये एकोमोडेट हों। अब उसमें 2 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे देखने लायक, वो ये होगा कि किसको कितना मिलता है वो महत्वपूर्ण है, पर किसको कहाँ क्या मिलता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। कौन सी सीटें जदयू छोड़ेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जदयू के पास 17 सीटें वो उनका दावा है। 17 क्या उनको मिलेगा तो कौन से ऐसे सीटें होंगी जहां से भाजपा उनको रियायत देगी। तो ये अभी मुझे लगता है कि इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें इनको सुलझाने की कोशिश होगी। परंतु हाँ, बिहार में ही नहीं, देश में ही और बिहार में विशेष करके जो उभरती हुई शक्ति है और जिसके साथ साख है, जिसके साथ लोगों को जाने की संभावना ज़्यादा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी बिहार में ड्राइविंग सीट पे है। जिस पार्टी को मान लीजिए कि चिराग पासवान को 1 सीट कम या ज़्यादा दे तो मान सकते हैं चिराग पासवान, मानना पड़ेगा। उनके पास कोई उपाय नहीं है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विनेबिलिटी पॉलिटिक्स की सबसे, और खास करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी बात होती है। चिराग पासवान अच्छे लीडर हैं, मांझी अच्छे लीडर हैं, नीतीश कुमार भी अच्छे लीडर हैं, परंतु किसी का कद प्रधानमंत्री के कद के आसपास भी नहीं है। आप ये समझिए, किसी का दल और किसी के दल में इतनी
शक्ति नहीं है कि वो अपने आप में कुछ कर सके, तो या बीजेपी से लड़ वो सके। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने से वो एम्पावर हो जाते हैं, और ये एम्पावरमेंट होता भी है कि आप किसी को अपने में साथ लाकर उसका सशक्तिकरण करें। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने से अन्य दल, जो सहयोगी दल हैं, वो सशक्त होंगे। इसलिए लॉजिक और रैशनैलिटी ये कहती है कि वो मांगेंगे अपनी ज़्यादा, बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, परंतु बार्गेनिंग करने की स्थिति उनके पास है नहीं। इसलिए कमोवेश प्रधानमंत्री जी के नाम पे या जो शीर्षस्थ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी बात को उनको मानना पड़ेगा। उनके पास कोई और विकल्प है भी नहीं ज़्यादा।